सो थोड़ा 11th का बेसिक्स उसके पहले डिस्कस कर लेते, वो भी मैं काफी फास्ट डिस्कस करूंगा, टाइम है नहीं है उतना डिस्कस करने के लिए पूरा डिटेल में, जितना मुझसे बन पाता है उतना मैं बेसिक्स डिस्कस कर रहा हूँ 11th का। सो हमने कहानी शुरू जो हुई थी वो हुई थी इंडक्शन से। इंडक्शन क्या होता है, ठीक है? तो बात ऐसी है, क्या सपोज मैंने एक आवाज नहीं, हमने एक यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, राइट? सो एक ऑब्जेक्ट, रैंडम ऑब्जेक्ट लिया। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट है या नहीं है? ऑफकोर्स है। तो हमें पता है कि हमारे अराउंड जितना भी मैटर है, मैटर बनता है किससे? मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एटम फर्दर बनता है इलेक्ट्रॉन, हाँ, और न्यूट्रॉन से। सबको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही है, ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर चार्ज है तो कूलम, और नंबर है तो खाली ई इंटू 10⁻⁻19। अगर ई चार्ज का काम करेगा तो ही कूलम आंसर दे, कूलम आगे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। खैर, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ई, प्रोटॉन का चार्ज होता है ई, और तुम्हारे प्लस ई, और तुम्हारे न्यूट्रॉन का चार्ज होता ही नहीं। तो अगर मैं सपोज मैं इन तीनों का टोटल करूं, है ना, तो अगर हम लोग इन तीनों का टोटल करते हैं तो माइनस ई प्लस ई सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 0 प्लस 0 कितना आएगा? 0। इसलिए एटम, कोई भी एटम जब आप देखते हो तो वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब वो चार्जलेस है बेसिकली, उसमें कोई चार्ज होता नहीं है, राइट? सो ध्यान दो, अभी ये जो सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, कोई एक रैंडम ऑब्जेक्ट, हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज कितना है? तो इस ऑब्जेक्ट के पास नेट चार्ज हमें पता है कितना है? 0 है, राइट? क्लियर है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं क्यों क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके अंदर प्रोटॉन नहीं है, बना वो खुद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से है। हर चीज हमारे अराउंड, हर चीज, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे हाथ में जो पेन है, तुम्हारे बाल, वट तुम्हारा आईडी, राइट? एवरीथिंग, यू जस्ट टेक एनीथिंग, और वो बना किससे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता उनसे ही है। समझा रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, मतलब इसके अंदर चार्ज वाले पार्टिकल नहीं है, बट दिक्कत ये है कि इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सो 4 अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर डेफिनेटली 4 क्या रहेंगे? हाँ, और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होता है, वैल्यू में सेम होता है, नेचर में ऑपोजिट होता है, मतलब एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा, बट वैल्यू में सेम होता है। इसलिए माइनस ई प्लस ई को सब्ट्रैक्ट कर देगा, मतलब कैंसिल आउट करेगा, तो नेट चार्ज कितना निकल के हो जाएगा? 0 होगा, बराबर है? बट आप एक काम करना, भी ये जो तुम्हारा चार्जलेस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है बट फिर भी चार्ज कितना है? 0 है। अब इस ऑब्जेक्ट के अराउंड, इस ऑब्जेक्ट के पास आप एक चार्ज रॉड लेके आना। क्या लेके आना? तुम बोलोगे सर चार्ज कैसे आया इस रॉड के पास? सिंपल है, आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देना है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर से एक तो इलेक्ट्रॉन निकालो या इलेक्ट्रॉन दो, है ना? प्रोटॉन की बात मत करो, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते, तो उसको निकालना बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। क्यों एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ आवर नेचर। तो वो जो मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से। अब उनका आपस का जो भी अट्रैक्शन है उसको अगर तोड़ना है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो इतनी सारी एनर्जी स्पेंड करने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है? एनर्जी भी नहीं है। इसलिए जब भी प्रोटॉन को निकालने की बारी आएगी तो हम लोग नहीं करेंगे। बट अगर हमें चार्ज निकालना है या चार्ज देना है तो हम लोग कौन सा चार्ज निकाल सकते हैं? वो इजी है क्योंकि वो न्यूक्लियस के अराउंड होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता ना। तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना भी इजी है,
इलेक्ट्रॉन को निकाल के दूसरे को देना भी इजी है। ठीक, अब आगे सुनो, अगर मान लो किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और आपने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो अपने आप उधर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जिस मोमेंट पे आप ये बोलते हो कि वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो ऑटोमेटिकली वहां पे 10 प्रोटॉन भी होंगे। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, बट प्रोटॉन को तो नहीं निकाला है ना, तो इलेक्ट्रॉन हो गए -10e और प्रोटॉन का चार्ज हुआ +10e। ठीक है, अगर आप टोटल करोगे तो +e चार्ज बच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और प्रोटॉन तो अभी भी ज्यादा ही है, तो फिर वहां पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। बट अगर आपने बाहर से किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अंदर पहले से प्रोटॉन के उतने इलेक्ट्रॉन थे, आपने और इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा हो जाएगा और वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकाला तो ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑब्जेक्ट के पास नेगेटिव चार्ज आता है। राइट, इसके बाद मैं ये बोलूंगा नहीं, आप हमेशा के लिए याद रखना। खैर, मैंने एक चार्ज रॉड लाया, मतलब एक रॉड था मेरे पास, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिए। तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा? तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज मैंने रॉड इधर बाजू में, उसके बाजू में बस रख दिया, मैंने टच नहीं किया। तो अब आपको पता है कि ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन भी और, तो वो ये जो रॉड जो है, रॉड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और उनको खींच के सरफेस पे लेके आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सरफेस पे आएंगे। ठीक है, और अंदर के जो प्रोटॉन है, उन प्रोटॉन को वो रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है? दूर ढकेलेगा, और मैक्सिमम दूर ढकेलेगा। मैक्सिमम दूर तो सरफेस ही है, क्योंकि उससे ज्यादा दूर पॉसिबल नहीं है। तुम में से कोई बोल सकता है सर बाहर नहीं निकाल देगा क्या उसको? वो भी पॉसिबल है, बट उसके लिए इसका चार्ज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, काफी स्ट्रांग होना चाहिए। इतना स्ट्रांग चार्ज अचीव करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वो इसको रिपेल तो करेगा बट बाहर नहीं निकाल पाएगा, बस कहां तक लेके आएगा? सरफेस पे। और इनको भी इसको भी कहां ढकल देगा? वो सरफेस पे। राइट, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट का अभी भी टोटल चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, तो वो अभी भी 0 है, क्योंकि अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही अंदर क्या है? प्रोटॉन है। तो इसके पास चार्ज आया है क्या? नहीं, बट चार्ज कहां पे आया है? सरफेस पे आया। राइट, और चार्ज जब सरफेस पे आता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? इंडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। चार्जेस को कहां लेके आए हम लोग? सरफेस पे। राइट, सो चार्जेस आ गए सरफेस पे। ठीक है, चार्जेस को सेपरेट भी किया, सरफेस पे भी लाया। इस प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन बोलते हैं, जो हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था दैट इज कूलम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, कूलम्स फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था ये? तो जैसे दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैसे दो चार्ज के बीच में कूलम्स फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं और राइट। तो हमारे पास एक चार्ज है पॉइंट ए पे, वो चार्ज है Q1। हमारे पॉइंट पे हमारे पास दूसरा चार्ज है पॉइंट बी पे, वो चार्ज है Q2। और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। राइट, अब ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि चार्जेस का नेचर क्या है। अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे, और दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हैं, हाँ मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये अट्रैक्शन का भी है एंड रिपल्शन का भी है। राइट, बट ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स खाली अट्रैक्ट करता है, खाली क्या करता है? रिपेल नहीं करता। ठीक, तो यहीं पे कूलम फोर्स थोड़ा अलग है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा अलग है। ठीक है, आगे सुनो। अब अगर मुझे पता करना है कि ये दो चार्जेस के बीच का फोर्स कितना है, हाउ मच इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो कूलम ने हमें बताया था कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके चार्जेस के प्रोडक्ट से, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से। मतलब इसका चार्ज मल्टीप्लाई बाय इसका चार्ज, वो प्रोडक्ट ले लो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के हाँ डिस्टेंस के स्क्वायर से। कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और सबको पता है प्रोपोर्शनली का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के, और ये के को वैसे रखो।
तो ये आ गया आपका कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू, राइट, मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा, ये जो के है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, इस के की वैल्यू होती है 1/4πε0, या फिर इस के की वैल्यू होती है 1/4πε। एक तो एप्सिलॉन नॉट होती है या फिर एप्सिलॉन होती है, वो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे ये एप्सिलॉन क्या है और एप्सिलॉन नॉट क्या है। बट पहले ये समझो कि वैल्यू 1/4πε0 कब होती है, जब दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम हो, जब जो दो चार्जेस के बीच में क्या हो, राइट। सो व्हेन देयर इज, या फिर ऐसे लिखते डायरेक्टली, व्हेन चार्जेस आर इन वैक्यूम, चार्जेस वैक्यूम में रखे होंगे तो फिर उनके तो फिर इस के की वैल्यू 1/4πε होगी। बट अगर इन दोनों चार्जेस को आपने मीडियम में रख दिया, मीडियम में रख दिया मतलब पानी में रख दिया है ना, केरोसिन में रख दिया, पेट्रोल में रख दिया, कहीं और रखा, मतलब ऐसी जगह रखा जहां पे दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ है, तो फिर चार्जेस इज इन मीडियम, है ना, मटेरियल में है, किसी मटेरियल में चार्जेस है तो मतलब चार्जेस मीडियम में है, और अगर चार्जेस स्पेस में है तो वैक्यूम में बेसिकली। तो चार्जेस अगर स्पेस में रहेंगे तो के की वैल्यू कितनी लेंगे, 1/4πε0, और चार्जेस अगर मीडियम में रहेंगे तो वैल्यू क्या लेंगे, राइट। ये एप्सिलॉन नॉट डिस्कस करेंगे हम लोग 2 मिनट में, बट उसके पहले ध्यान दो यहाँ पे, ये फोर्स की नेचर को जरा समझ लेते फिर आगे बढ़ते। तो अब ध्यान दो यहाँ पे, तो फोर्स हमें समझ में आ गया, फोर्स जो है दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ, कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक। मैं ये बोल रहा था कि एक एग्जांपल लेके चलते, सपोज हमारे पास एक 10 कूलम का चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है दैट इज Q2, वो है 5 कूलम का। सपोज दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, बराबर है, तो Q1 जो है वो Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और Q2 भी Q1 को, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं 1 मीटर लेता हूं जानबूझ के, कैलकुलेशन इजी जाए इसलिए, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये की है, तो Q1 चार्ज 10 कूलम का है, ज्यादा चार्ज है, और Q2 चार्ज छोटा चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, तो कौन किसके ऊपर ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा, हाँ, Q1 Q2 के ऊपर, इसलिए तुम गधे हो। तो ये इधर इधर ना छोटे बच्चा और बड़े बच्चे जैसा कुछ नहीं है कि छोटा बच्चा है तो कम मारेगा, बड़ा बच्चा है ज्यादा मारेगा, ठीक है। ये जो फोर्स है वो छोटा चार्ज बड़ा चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता, ये फोर्स प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाते हैं, मैटर ही नहीं करता कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। कैसे, आप देख सकते हो F इज इक्वल टू आएगा के, पहला चार्ज है 10, दूसरा चार्ज है 5, और बीच में कितना है 1 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 5 कितना आएगा 50 के, और ये फोर्स और ये न्यूटन, राइट। तो अब मुझे बताओ फोर्स दोनों के बीच में कितना आया 50 न्यूटन। तो अगर आपने पहला चार्ज 10 लिया और दूसरा चार्ज 5 लिया तब भी यही आंसर आएगा, और पहला चार्ज 5 लिया और दूसरा चार्ज 10 लिया तब भी आंसर यही आएगा, क्या अलग आएगा। सो देयरफॉर ये जो फोर्स है वो चार्ज की प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए ये ऐसा नहीं होता कि छोटा चार्ज कम फोर्स लगाएगा और बड़ा चार्ज ज्यादा फोर्स लगाएगा, ऐसा इस फोर्स का नेचर नहीं है, राइट। तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर वैल्यूज मैग्नीट्यूड, राइट। सो बोथ द चार्जेस exerts equal amount of force on each other regardless of their magnitudes, ठीक है। उनके मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है, किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है किस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, वो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाते हैं। दूसरा, चलो ये तो हुआ पहला नोटेशन इसमें। दूसरा, अब आपको पता है कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर से कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
ठीक है, क्योंकि फोर्स अगर देखोगे तो न्यूमरेटर में और डिस्टेंस का स्क्वायर, फोर्स न्यूमरेटर में और डिस्टेंस का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, अब कुछ कम होगा। बट आप एक बात समझो कि अगर डिस्टेंस को आपने डबल किया, इधर आन दो, फिर डिस्टेंस हो गया डबल किया, राइट, 2 टाइम्स बढ़ाया, तो फोर्स कितने टाइम्स कम होगा? तो इधर 2 का इधर 2 पुटअप करो, क्योंकि 2 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ाया ना, तो 2 का क्या होगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो नीचे 4 आएगा, मतलब फोर्स 4 टाइम्स कम होगा। और फोर्स कम होगा ये हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैसे, सो डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स, बट कितनी टाइम्स कम होता है बस वो मैं बता रहा था तुमको, कि फोर्स अगर डिस्टेंस डबल हुआ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ाया तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो आपका फोर्स 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हो तो फोर्स कम होता है, बट दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, बट स्क्वायर के साथ। इसलिए अगर आपने ग्राफ भी ड्रॉ किया तो कुछ ऐसे आएगा, अगर आपका ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा दोनों में, बिकॉज इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो तो फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? हाँ, ये परमिटिविटी है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ये एप्सिलॉन, और ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस या वैक्यूम है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो तुम बोलोगे बट परमिटिविटी है क्या, बट बेसिकली तो परमिटिविटी इज नथिंग बट, क्या है ये, तो इट इज अ फैक्टर, it is a factor by which, yes, factor by which force decreases from vacuum to medium। तो अगर दो चार्जेस को इधर आन दो, इसका मतलब क्या है समझाता हूं मैं। तो मान लो दो चार्जेस जो है हमने स्पेस में रखे हुए, तो दो चार्जेस है Q1 Q2, एक का वैल्यू है 5 कूलम, दूसरे का वैल्यू है 10 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है कि नहीं? तो अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स है कि नहीं, तो ये फोर्स कुछ निकल रहा है, लेट्स से ये फोर्स निकल रहा है इनके बीच में, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, रैंडमली बोल रहा हूँ, इनके बीच का फोर्स निकल रहा है मान लो 10 न्यूटन। अभी इन्हीं इन्हीं दोनों चार्जेस को उठा के, ये स्पेस है मान लो, स्पेस में दोनों चार्जेस, अभी इन्हीं दोनों चार्जेस को उठा के किसी मीडियम में रख दो, पानी के अंदर रख दो मान लो, या फिर केरोसिन के अंदर रखो, किसी मीडियम के अंदर रखो, बीच में कोई मटेरियल आना चाहिए बस, बट चार्जेस अभी भी वही है Q1 और Q2, अभी भी ये 10 कूलम का और ये, और अभी भी उनके बीच का डिस्टेंस, तो ना चार्जेस चेंज करे हैं ना उनके बीच का डिस्टेंस चेंज किया है। फिर भी आप नोटिस करोगे कि जो पिछली बार दोनों के बीच का फोर्स 10 न्यूटन था, अब वो फोर्स 10 न्यूटन से कम होगा, फोर्स 10 न्यूटन से क्या होगा, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने चार्जेस स्पेस से कहां मूव करे, तो फोर्स कम हो जाएगा, हमेशा स्पेस टू मीडियम फोर्स क्या हो जाता है, और जितने टाइम्स कम होगा वो आपकी परमिटिविटी है, क्या है आपकी, मतलब जितनी ज्यादा परमिटिविटी रहेगी फोर्स उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब ग्रेटर द परमिटिविटी लेसर इज द फोर्स। ठीक है, तो परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कम रहेगा, याद रखना, ठीक है। सो अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं परमिटिविटी ऑफ मीडियम 1 और परमिटिविटी ऑफ मीडियम 2, मतलब मेरे पास दो मीडियम है, मान लो मीडियम 1 की परमिटिविटी ज्यादा है, तो देयरफॉर फोर्स इन मीडियम 1 एंड फोर्स इन मीडियम 2, तो जिसमें परमिटिविटी ज्यादा है उसमें फोर्स कम होता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपने किसी मीडियम की परमिटिविटी बढ़ा दी तो उस मीडियम में चार्जेस के बीच का फोर्स अपने आप ही, ना चार्ज चेंज हो रहा है ना चार्ज के बीच का, बस उन चार्जेस का एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने की एबिलिटी कम कम होती जा रही है। समझ आ रहा है क्या? क्योंकि आप लोग क्या बढ़ा रहे हो, परमिटिविटी बढ़ा रहे हो, तो परमिटिविटी बढ़ाओगे तो फोर्स की जो चार्जेस की जो एबिलिटी है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। सो एज परमिटिविटी इंक्रीजेस, फोर्स
बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीजेस। ठीक है, और जितने फैक्टर से डिक्रीज होता है उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। ठीक, ओके। मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है और स्पेस की परमिटिविटी अलग होती है, क्योंकि उनकी फोर्स को डिक्रीज करने की एबिलिटी भी अलग अलग होती है, इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे सुनना, तो ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, अगर हमने इनको डिवाइड किया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ, अगर इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें एक क्वांटिटी मिलती है, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? तुम बोलोगे क्या है ये रिलेटिव परमिटिविटी? कुछ नहीं, रेशो है जो दोनों को रिलेट करता है। जब भी आप दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशो लेते हो तो आप रिलेटिव वर्ड लगाते हो, तो दोनों परमिटिविटी का रेशो लोगे तो उसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो यूनिटलेस रहता है, ठीक, उसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। दूसरी चीज, इसी को हम लोग के भी बोलते हैं, के मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, नाम बस अलग अलग है। ठीक है, नाम अलग अलग है, बाकी सब बेसिकली काम सेम ही है। सो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको आप लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हो और इसको आप लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो, राइट। एक और चीज, ये जो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट बोला, इसकी टोटल वैल्यू जो है मतलब 1/4 पाई और आगे एप्सिलॉन नॉट ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट याद रखना, वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये परमिटिविटी का यूनिट है ये। ठीक है, 11 में पढ़ा है ये सारा, कैसे आया अभी ये इसके लिए टाइम नहीं मेरे पास। तो ये परमिटिविटी का फॉर्मूला है, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का फॉर्मूला मतलब वैल्यू है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर मैं इधर पुटअप कर दूं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इस पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करते बैठते हैं तो हमें आंसर निकल के आता है 9 इंटू 10⁻9। क्या निकल के आएगा? 9 इंटू 10⁻9 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इससे उल्टा होता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है इसके बाद कि आपके न्यूमेरिकल्स के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जहां दिखा, राइट, वहां पे क्या लिख देंगे 9 इंटू 10⁻9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और कभी कभी गलती से खाली एप्सिलॉन नॉट दिख जाता है कभी कभी, तो वहां पे तुम लोग 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ऐसा यूज करोगे, समझे कि नहीं। दूसरी चीज, तुम बोलोगे एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू लेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंड करती है। किसके ऊपर? तो आप एप्सिलॉन नॉट की फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते, मतलब ये ऊपर के जो एप्सिलॉन है उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। ठीक है, इसीलिए एप्सिलॉन का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बट ये जो रेशो है वो फॉर अ मीडियम कांस्टेंट होता है। फॉर अ मीडियम वो क्या रहता है, और मीडियम चेंज हुआ तो ही चेंज होगा। तुम बोलोगे समझा नहीं आपको क्या बोलना है, अरे सिंपल है भाई। सपोज मान लो आपने एक मीडियम लिया वाटर, तो वाटर का परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम का परमिटिविटी, दोनों का रेशो लिया और रेशो मान लो 2 आया। कितना आया? अब आपने यहां से 10 किलोमीटर दूर का पानी लिया और उधर के पानी का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तब भी 2 ही आएगा, क्योंकि आपने पहले भी पानी लिया था और अभी भी क्या लिया है, राइट। मतलब मीडियम दोनों बार क्या है, तो जब तक मीडियम चेंज नहीं करते हो तब तक ये रेशो क्या नहीं होता। तो फॉर अ मीडियम ये क्या होता है, इसलिए उसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। क्या है? ठीक है, तो बट इसकी वैल्यू मीडियम टू मीडियम ही वेरी करेगी। ठीक है, अच्छा तुम बोलोगे बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड इधर, वो उधर गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, एक तो इसको मल्टीप्लाई होगा या इसको मल्टीप्लाई होगा, तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, इनको अगर मल्टीप्लाई किया तो आपको कौन आएगा बोलो, एप्सिलॉन। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं यहां से बोल रहा हूं। ठीक है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ डिस्कशन अबाउट परमिटिविटी। ठीक है, और उसका रोल जब भी परमिटिविटी में बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है अभी ये, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेट करना। तो सपोज यहाँ पे ये जो स्पेस है, इस जगह पे पहले से एक चार्ज प्रेजेंट है। पहले से जो चार्ज यहाँ पे होता है ओरिजिनली, उसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और हम लोग इसके बाजू में एक चार्ज लेके आने वाले फॉर द एक्सपेरिमेंट, फॉर द ऑब्जर्वेशन, है ना। तो जानबूझ के एक और चार्ज यहाँ पे लेके आने वाले। तो जो चार्ज हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए होता है। सोर्स चार्ज तुम पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। सपोज आपने टेस्ट चार्ज जो है वो यहां रखा, बट आपको पता है जैसे आप उसको रखोगे तुरंत ये सोर्स चार्ज उसको उसके ऊपर फोर्स लगाने वाला है, कि नहीं लगाएगा? लगाएगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो ग्रेविटी जैसा होता है, ग्रेविटी के फोर्स जैसा है। टच करने की जरूरत नहीं है। जैसे डोर ओपन करना है तो खींचना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं है, राइट। तो आप जैसे ग्रेविटी है, अभी ये जो पेन है, पेन को मैं रिलीज करूं तो कहाँ गिरने वाला है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। बट पेन क्या फ्लोर को या अर्थ को टच हो रहा है क्या? फिर भी फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो मास के बीच में होता है और उनको टच होने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही दो चार्ज के बीच में कूलम फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और वहां पे चार्जेस को टच होने की जरूरत। तो फिर ये वाला चार्ज बगैर इसको टच करे हुए उसको क्या कर देगा? रिपेल कर देगा, कि नहीं करेगा? तो तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं, उसको उधर नहीं रखते, इधर रखेंगे चार्ज को। तो इधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से रिपेल करेगा, कि नहीं करेगा? तुम बोलोगे क्यों सर फोर्स नहीं, ऐसा तो थोड़ा दूर रखेंगे फोर्स नहीं लगेगा। तो तुम्हें पता है कि फोर्स जो है उसकी वैल्यू होती है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इस फोर्स को कम करना चाहते हो तो आपको डिस्टेंस को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा तो फोर्स काफी कम। सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इतना ज्यादा डिस्टेंस कर दोगे तो फोर्स काफी कम हो जाएगा, और सबसे कम वैल्यू ऑफ फोर्स कितनी होती है? 0। तो डिस्टेंस को अगर आप इनफाइनाइट करोगे तो ही फोर्स कितना होता है? 0। अब मुझे बताओ, क्या ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है? क्या ये फोर्स 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए तुम चार्ज को इधर आजू बाजू में कहीं पे भी रखो, वो जो सोर्स चार्ज है उसको क्या करने वाला है? रिपेल करने वाला है। मतलब इस एरिया में आप कहीं पे भी टेस्ट चार्ज को रखो, टेस्ट चार्ज के ऊपर सोर्स चार्ज का फोर्स क्या होने वाला है? एक्ट होने वाला है, कि नहीं होने वाला? तुम यहाँ पे तुम लोग एक काम करते सर चार्ज को निगेटिव करते, करो, वो अट्रैक्ट कर लेगा, फोर्स तो लगा नहीं वाला है। तो एक तो रिपेल करेगा या। तो इन शॉर्ट ये जितनी भी जगह है, इंफिनिटी तक ये जितनी भी जगह है, वो सारी की सारी जगह इस चार्ज के अंदर कंट्रोल में है। क्योंकि ये चार्ज दूसरे किसी चार्ज को अगर यहाँ पे आया तो उसके ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, राइट। तो ध्यान देना अभी यहाँ पे। तो ये चार्ज जो है, इस मतलब ये जो चार्ज है उसका पूरा इन्फ्लुएंस इस जगह पे है। इन्फ्लुएंस मतलब कंट्रोल, ठीक है। इस पूरे जगह पे इस चार्ज का क्या है? कंट्रोल्ड है, राइट। तो जगह का मतलब क्या होता है? फील्ड। अरे है नहीं, स्पेस को, जगह को, एरिया को क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। इट इज फील्ड, जगह, जगह मतलब फील्ड। अच्छा, ये जगह किसके कंट्रोल में है? चार्ज के। तो चार्ज का नाम है चार्ज का पूरा नाम इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या नाम है? तो चार्ज ये वर्ड हमने हटा दिया तो बचा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली ये पूरी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। चार्ज के अराउंड में जो जगह है, चार्ज के अराउंड में जो उस जगह को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, राइट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो आप बोलोगे एरिया सराउंडिंग, बोलो, सोर्स चार्ज। एरिया सराउंडिंग सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में जितना भी एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर है। अब आगे हमें सोचना है कि उस एरिया में ऐसा क्या होता है, राइट। तो हमें पता है उस एरिया में क्या होता है। उस एरिया में फोर्स एक्ट होता है, किसके ऊपर? तो हम लोग बोलेंगे इस एरिया में इन विच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है।
और फोर्स किसके कारण बोलो? हाँ, सो दोबारा से तो बोलो क्या लग रहा है? फोर्स, फोर्स लग रहा है किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर, राइट? क्लियर है कि नहीं? तो जिस जगह में, जितनी जगह में फोर्स लगता है किसके ऊपर, वो जगह पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, और आगे सुनो, अगर ये फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज बहुत ज्यादा है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या एक यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए ये फोर्स काफी, तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। और एक यूनिट टेस्ट चार्ज के रिस्पेक्ट टू अगर ये फोर्स कम है, तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो देयर फोर्स, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये जो रेशो है, ये रेशो ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, और अगर ये रेशो कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू के लिए हमने एक वर्ड रखा हुआ है, वो वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या? यस, तो जब भी कभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू की बात करनी रहेगी, तो हम लोग किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक कंसेप्ट है खाली, उसकी वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वैल्यू डिपेंड करती है इस रेशियो पे, कितना फोर्स लगा कितने चार्ज के ऊपर, कितने चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से तो हमने 11 में हमने वो कुत्ते का एनालॉजी पढ़ा था कि एक घर में कुत्ता बंधा हुआ है और उस घर में कोई और आया तो कुत्ता क्या करेगा? उसको भौंकेगा, राइट? कुछ कुछ केसेस में काटेगा भी। तो काटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? स्ट्रांग रहेगी। खाली भौंका तो वीक रहेगी, और भौंका नहीं तो फिर क्या? फुकट का कुत्ता है, फिर उसमें फायदा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वीक है कि नहीं? और वो पूरा जो घर है वो उसका अराउंड का एरिया उस कुत्ते के कंट्रोल में, कोई भी आया तो भौंको बस। ठीक है, भौंकने का मतलब क्या लगाने का? फोर्स। किसके ऊपर? तुम्हारे ऊपर। तो तुम टेस्ट चार्ज हो, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। खैर, तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग एक्चुअल में कैलकुलेट भी कर ही लेते। तो सपोज मान लो हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू, एक हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट हो, उसके पास कितना चार्ज है? प्लस क्यू। और यहां से दूर आर इतने डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है पी, और उसके पास चार्ज है स्मॉल क्यू, टेस्ट चार्ज हो। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो ओ वाला जो चार्ज है वो इस क्यू वाले चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? ठीक, क्योंकि वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो इस तरीके से फोर्स लगने वाला इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, क्यू टेस्ट चार्ज के ऊपर। ठीक है, सो अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज की, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितनी है, तो हम लोग, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? बोलो, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट। तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो पॉइंट पी पे जितना फोर्स लग रहा है कि यहाँ पे पॉइंट पी पे जो चार्ज रखा है उसके ऊपर, तो फिर ये हुई उधर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करो, कैसे? तो आपके पास फोर्स का आंसर है, फोर्स की वैल्यू है, तो इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना है? तो इन दोनों के चार्ज के बीच का फोर्स है के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये एफ कौन सा फोर्स है? जो क्यू चार्ज ने स्मॉल क्यू चार्ज या सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज के ऊपर लगाया, मतलब ये एफ जो फोर्स है वो इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स है। और दो चार्ज के बीच का फोर्स क्या होता है? के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू वन मतलब पहला चार्ज जो क्यू है, क्यू टू मतलब दूसरा चार्ज जो स्मॉल क्यू है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर। ठीक है, तो अब ये उठा के, ये फोर्स उठा के इधर पुटअप कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा के इंटू के क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो वो फोर्स की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय क्या है? चार्ज। तो क्यू और स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देखो, तो आपके फॉर्मूला में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला में आप कौन सा चार्ज बचा है? क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? राइट। अगर सोर्स चार्ज है ही नहीं यहाँ पे तो क्यू जीरो, तो सोर्स चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होनी चाहिए। तो देखो, चेक करो, क्यू की जगह पे जीरो पुट करोगे तो ई भी कितना आएगा? जीरो आएगा। तो हमने सही वाला कंसेप्ट समझा है। क्लियर है क्या? सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी बोलो? सोर्स चार्ज की, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
इज, बोलो, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज होगा तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सोर्स चार्ज स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी, है ना, और सोर्स चार्ज वीक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमें सीखना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो आपको पता है कि मैंने एक सोर्स चार्ज लिया, मान लो प्लस क्यू, ध्यान देना यहां पे, तो प्लस क्यू सोर्स चार्ज लिया और उसके बाजू में मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा प्लस क्यू अगेन, ठीक है, यहां रखा या यहां रखा या यहां रख दिया, कहीं पे भी रख दो आपकी मर्जी। सो ये इन सब जगह आपने टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट का चार्ज को क्या करेगा? तो फिर रिपेल करेगा, तो ये क्या ऐसा जाएगा क्या, रो के मेरे को नहीं, मेरे को मेरे साथ बहुत बुरा हुआ बोले, ऐसे जाएगा? फिर कैसे जाएगा? हाँ, सीधा जाएगा, राइट। तो रिपेल होगा तो वो सीधा जाएगा, ऐसे रिपेल करेगा वो, ठीक है नहीं। तो जिस पाथ के अलॉन्ग वो चार्ज गया, जिस पाथ के अलॉन्ग वो चार्ज गया, उस पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये लाइन ही, ये जो लाइन दिख रही है, ये पाथ मतलब रास्ता ना, ये चार्ज ने रिपेल होने के बाद, फोर्स लगने के बाद जो रास्ता फॉलो किया उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो फिर इसको वो ऐसे रिपेल करेगा, तो ऐसे पाथ फॉलो करेगा, ये ऐसे रिपेल होगा, ऐसे पाथ फॉलो होगा, ये ऐसे रिपेल होगा, ये ऐसे रिपेल होगा, ये ऐसे रिपेल होगा, बराबर है। सो पाथ फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज ने जो पाथ फॉलो किया इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है पॉजिटिव चार्ज की। बट अगर इलेक्ट्रिक, हमने अगर चार्ज निगेटिव लिया, सोर्स चार्ज मैंने निगेटिव लिया, ठीक है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी ले सकते हैं ना। तो सोर्स चार्ज अगर निगेटिव लिया तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज कभी निगेटिव नहीं होता, राइट। तो वंस अगेन हमने इसके सराउंडिंग में क्या रख दिया? टेस्ट चार्ज। तो तुमको पता है कि टेस्ट चार्ज को ऊपर सोर्स चार्ज फोर्स लगाएगा क्योंकि वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो अब वो उसको क्या करेगा? हाँ, तो वो चार्ज ऐसे मूव होगा। तो इस बार पाथ फॉलोड ऐसा है, तो ये हुई इस बार की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अट्रैक्ट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, समझा रहे कि नहीं? तो अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां से शुरू हो रही है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे खत्म हो रही है। तो आप हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। कहां से शुरू होती है? और कहां पे खत्म होते हुए दिख रही है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट का मतलब एंड होता, एट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सोर्स चार्ज। तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव सोर्स चार्ज पे खत्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, उसके बाद ध्यान दो अभी यहाँ पे। तो सपोज ध्यान दो अभी यहाँ पे, हाँ, सो मान लो ये एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ऐसे ड्रॉ करी, इसके बाजू में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ करी इस तरीके से। सो क्या ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है क्या? नहीं, ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, राइट। उसका कारण है, आपको पता है कि टेस्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पाथ फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज होता है। तो अगर इधर रखा हुआ टेस्ट चार्ज को देखोगे तो वो ऐसे जाएगा, और इधर कहीं पे टेस्ट चार्ज रखा है तो वो ऐसे थोड़ी ना जाएगा, वो तो ऐसे जाएगा। नहीं समझा? तो एक ही चार्ज ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से जा सकता है क्या? नहीं। तो एक ही चार्ज के दो अलग अलग मतलब दो अलग अलग पाथ नहीं हो सकते,
एक ही चार्ज ऐसे भी जाएगा ऐसे भी जाएगा, नहीं पॉसिबल है। वो एक तो ऐसे जाएगा अगर चार्ज ऐसा है, और सौर चार्ज को उठा के इधर रखा तो ये तो ऐसे जाएगा, मतलब एक तो ये पाथ फॉलो करेगा या फिर ये पाथ फॉलो करेगा, दोनों पाथ वो फॉलो नहीं कर सकता, राइट। तो बट दोनों पाथ फॉलो करते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस एक दूसरे को कैसे हो रही है, बट दो पाथ वो फॉलो ही नहीं कर सकता, कोई एक ही पाथ फॉलो करेगा। इसका मतलब मैंने जो ड्रॉ किया वो रॉन्ग है। तो आप याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ, लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, वो कभी भी क्या नहीं होती, इंटरसेक्ट नहीं होती, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती, याद रखना, ठीक है। अच्छा आगे सुनना, मान लो सपोज मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लिया, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा सब जगह, और एक निगेटिव चार्ज रॉड लिया, ठीक है। तो इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, तो तुम बोलोगे सर उधर एक चार्ज रखो, वो देखो कि वो चार्ज कैसे जा रहा है, तो मैं बोलूंगा ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, अभी लॉजिक लगा दो। तो आपको पता है, इतना तो पता है कि पॉजिटिव से शुरू होती है और कहां जाती है, तो वो ऐसे रहेगी। तुम में से कोई बोलेगा फिर ऐसे ऐसे क्यों नहीं रहेगी, ऐसा इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि कोई लाइन अगर ऐसे दिखाई तो कोई और ऐसे दिखानी पड़ेगी, और वो आपस में क्या हो जाएगी, और लाइन कभी भी इंटरसेक्ट होती, तो बस आप अपना लॉजिक लगा दो अगर है तुम्हारे पास तो लाइन पॉजिटिव से शुरू होकर कहाँ जाएगी, निगेटिव, इस तरीके से जाएगी। तो लाइंस एक दूसरे को कैसी रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को पैरेलल है, तो हम लोग ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू हर जगह पे क्या है, सेम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। सो जब भी लाइंस को पैरेलल देखो, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बोलेंगे, तो क्योंकि लाइंस कैसी है, पैरेलल है, लाइंस आर पैरेलल। अच्छा दूसरी चीज, तो अगर आपने पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखी तो वो रहेगी 10 न्यूटन पर कूलम, क्यू पे देखी तो भी कितनी रहेगी, 10 न्यूटन पर कूलम, और आर पे देखी तब भी कितनी रहेगी। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म है ये कैसे पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है। ठीक है, सो सपोज हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया सोर्स चार्ज, और एक निगेटिव सोर्स चार्ज लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, तो हमें पता है पॉजिटिव से होके कहा जाती है, बट अगर चार्ज मैंने यहां रखा सोर्स चार्ज, तो ये उसको रिपेल करेगा और ये उसको, तो यहाँ पे एक ही चार्ज के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट होंगे, दो फोर्सेस एक्ट होंगे। तो जो भी इस चार्ज का जो भी मोशन होगा वो इन दोनों की वजह से होगा। तो हमें पता है कि उस चार्ज का मोशन ऐसे होता है, इस तरीके से, ये दूर ढकेल रहा है मतलब रिपेल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से अट्रैक्शन समझ में आता है हमें कि एक चार्ज रिपेल कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। बट अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, मतलब ए भी पॉजिटिव ए भी, तो फिर क्या होगा, तो अगर चार्ज यहां है तो ये भी उसको रिपेल करेगा, और ये भी नहीं चाहता कि वो इधर आ जाए, तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी, तो लाइंस ऐसी रहेगी, मतलब चार्ज ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि उसको दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से लाइंस अगर आपको दिखी कभी, तो समझ जाना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। कभी कभी ना आपको यहाँ पे चार्जेस नहीं देते, बस लाइन ड्रॉ करते, और लाइंस ड्रॉ करके बोलेंगे पता करो कि चार्जेस कैसे रहेंगे, तो चार्ज चार्ज ऐसे ऐसे दिख रही है ना लाइंस, रिपल्शन वाली दिख रही है, तो समझ जाने का चार्जेस का नेचर क्या है, सेम है, इसलिए लाइंस ऐसी आई। और अगर लाइन एक से शुरू होकर दूसरे पे जा रही है तो समझ जाने का एक पॉजिटिव और एक, क्योंकि वो अट्रैक्शन दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल।
ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो हमें पता है इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज, और डाइपोल का, डाई का मतलब क्या होता है, दो, और पोल का मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, डाई मतलब दो, पोल मतलब डिस्टेंस। सो दो चार्जेस जिसके बीच में क्या हो, डिस्टेंस हो, बराबर है। सो बेसिकली मान लो सपोज मेरे पास ये एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास दो चार्जेस होने चाहिए और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, बट वो दोनों चार्जेस जो है दोनों अलग अलग नेचर के होने चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा, बट वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ऐसे चार्जेस को बोलते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्या बोलेंगे? और आगे क्या बोलेंगे? सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सेपरेटेड बाय सम मतलब दो चार्जेस होने चाहिए जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। अगर दिमाग में नहीं जा रहा है तो देखो, यहाँ पे मान लो 5 कूलम का चार्ज है, तो इधर भी 5 कूलम का होना चाहिए बट निगेटिव, समझे कि नहीं? मतलब अगर इधर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उतना ही बट निगेटिव, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम दिख रहा है तुमको, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक, कितने चार्जेस, सेपरेटेड बाय सम, राइट, क्लियर है क्या? और एक चीज, अब मुझे बताओ यहाँ पे ये जो दो चार्जेस के बीच का जो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, सपोज दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ए बी है, राइट। तो ए टू बी जो डिस्टेंस है इसका ये ओ क्या रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा। तो ये ओ टू ए जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे एल, और ओ टू बी डिस्टेंस को भी क्या बोलेंगे, एल। तुम बोलोगे एल बाई टू ए बी ऐसा कुछ नहीं बोलते क्या, तो एल ही बोलते, ठीक है, इजी इजी कैलकुलेशन के लिए। तो अब मुझे बताओ टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, बोलो 2l हो गया। सो देयर फोर ये हो गया, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हो गया 2l। क्लियर है यहां तक? अच्छा, और दो चार्जेस इक्वल इन वैल्यू है बट ऑपोजिट इन नेचर है। अब आगे सुनना, अब आपको एक क्वांटिटी समझनी है, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। आपको एक बात याद रखना, जब भी हम लोग मोमेंट वर्ड सुनते हैं तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब दोनों में से किसी एक चार्ज की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक चार्ज की वैल्यू लो, चार्ज की वैल्यू हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, वैल्यू कभी निगेटिव नहीं लेते, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l। और आपको पता है कि l जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, l मतलब लेंथ जो है वो क्या है, और l की जो, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की सिंबल है p। अब आपको मैंने कुछ 11 में समझाया था, स्केलर और स्केलर की शादी करें तो बच्चा क्या होता है, स्केलर और वेक्टर की शादी करा तो, और वेक्टर और वेक्टर की शादी किया तो बच्चा स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, कोई कोई भी ये नहीं, मतलब कोई फिक्स नहीं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये कौन है, चार्ज क्या है, स्केलर है, और ये लेंथ क्या है, वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में लेंथ हुआ, एरिया हुआ, ये सब वेक्टर लेते हैं आप लोग। सो ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट खुद भी क्या है, और उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो जो एल की डायरेक्शन होगी। तो मैंने तुम्हें बोला था कि पी बार की डायरेक्शन जो है इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू, सो नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज तक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो पी बार जो है नेगेटिव से शुरू होके कहा जाता है, पॉजिटिव की तरफ। तो याद रखने का, ये क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कोई भी एक चार्ज दोनों में से कोई भी एक चार्ज का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दो चार्जेस के बीच का, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, आगे आगे ध्यान दो अब यहाँ पे। तो अगर सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सो हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, मान लो ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, ठीक है। सो इस ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने रख दिया एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक है। सो
इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो क्या होगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से शुरू होती है, और तो जिसकी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये जो व्हाइट कलर में जो लाइंस दिख रही है, जिसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसकी मतलब ये इसकी थोड़ी ना, ये तो ए बी क्या है, तो ए बी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आई और बाद में हमने उसके ऊपर क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल उसके अंदर रख दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब दो चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे पहले से थी, तो जिसकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसका इधर पॉजिटिव रहेगा और इधर उसका क्या रहेगा, तो बोलो कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होती पॉजिटिव से, तो कोई आपको ऐसा दिखाएगा नहीं, आपको इमेजिन करना है, तो जिसकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसका पॉजिटिव इधर रहेगा, तो फिर वो पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर या निगेटिव चार्ज के ऊपर क्या एग्जर्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो ये माइनस क्यू चार्ज के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगने वाला है, हाँ, नई चीज तुम्हारे लिए डायरेक्शन है, वो फोर्स इधर एक्ट होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव है और राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का निगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इस निगेटिव को इधर अट्रैक्ट करेगा, राइट। वो फोर्स कितना है मालूम है आपको, पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है एफ अपॉन क्यू, तो क्यू अगर इधर आया तो क्यू इंटू ई इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स, तो फोर्स कितना एक्ट होगा, इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, तो क्यू इंटू ई, और इधर भी कितना फोर्स एक्ट होगा, इधर भी क्यू इंटू ई, क्योंकि दोनों चार्जेस का वैल्यू सेम है और दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, जब लाइंस पैरेलल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है कि सेम होती है, तो अब मुझे बताओ डाइपोल के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो कितने फोर्सेस यहाँ पे वापस बोलो, दो फोर्सेस है, राइट, दोनों की वैल्यू सेम है कि अलग अलग है, बट डायरेक्शन, तो आपने 11 में सीखा था लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 4, जब भी दो फोर्सेस होंगे जिनकी वैल्यू इक्वल होगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, बट वो दोनों फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे लगेंगे, तो उसको हम लोग बोलते थे कपल, क्या लगते बोलते थे, वापस कपल मतलब कितने फोर्सेस, इक्वल इन वैल्यू ऑपोजिट इन, तो कपल जब भी एक्ट होगा तो वो बॉडी को रोटेट करवाएगा, क्या करवाएगा, देखो ना ये पेन है, पेन को मैंने अगर ऊपर खींचा, एक तरफ से ऊपर खींचा और एक तरफ से कहा खींचा, सेम फोर्स है, तो ये क्या होगा, रोटेट होगा, राइट। तो जब भी कपल एक्ट होगा तो ये बॉडी हमेशा क्या होती है, तो अब ये जो डाइपोल है ए बी डाइपोल वो ऐसा घूमने वाला है, राइट, और जो चीज घूमती है हम लोग बोलते हैं उसके ऊपर क्या एक्ट हुआ, टॉर्क एक्ट हुआ, तो अभी यहाँ पे डाइपोल के ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, टॉर्क एक्ट हो रहा है, राइट। तो मैं इधर लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, a couple acts on it, that is torque acts on it, कपल एक्ट हो रहा है, एक्ट हो रहा है मतलब क्या एक्ट हो रहा है, टॉर्क एक्ट हो रहा है, ठीक है, और अभी वो डाइपोल क्या होगा, रोटेट होगा, सो दस डाइपोल विल रोटेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब वो टॉर्क कैसे निकालेंगे, मतलब वो जो टॉर्क इसके ऊपर एक्ट हो रहा है जिसके कारण ये घूम रहा है, ये ए बी घूम रहा है, वो टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, यस, दोनों में से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय, हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, कोई भी एक फोर्स का वैल्यू उठा दो, तो फिर फोर्स का वैल्यू कितनी है, क्यू ई इनटू दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस ये है, नहीं, मतलब ये कितना है, 2l है ना, सेंटर से यहां तक l होता है, याद है कि नहीं है, डाइपोल के केस में सेंटर से इधर l होता है, सेंटर से उधर भी कितना होता है,
तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये डिस्टेंस एल है, बट ये डिस्टेंस 2l नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 2l डिस्टेंस है वो आपकी फोर्स के साथ क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। समझ क्या? तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। वेक्टर हमें बोलता है कि ये फोर्स की डायरेक्शन है ना, इसको थोड़ा पीछे लिया तो भी चलेगा, डायरेक्शन को पीछे लिया मैंने, और यहां से अभी मैं ये जो फोर्स है, इस फोर्स से यहां पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं और इसको मैं m बोल रहा हूं। तो अब मुझे बताओ ये जो b टू m डिस्टेंस है वो इस फोर्स को भी कैसा है, परपेंडिकुलर, और वो इस फोर्स को भी कैसा है, तो दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो कौन हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हुआ, bm। तो q इंटू ई, ये bm निकाल लेते हैं। तो बड़ा सिंपल है, आपको एग्जाम में जो है, आपको एग्जाम में ये एंगल दिया जाएगा, तुम बोलोगे ये एंगल मतलब, देखो ये कौन है, निगेटिव से पॉजिटिव कौन होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, और इस तरह पे व्हाइट कलर कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा जो है वो एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन पी बार एंड ई बार, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड उनके बीच का हुआ एंगल है। अच्छा, वो इधर का एंगल थीटा है तो इधर भी एंगल कितना रहेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो ये सेम एडजेसेंट एंगल। तो अब मुझे बताओ, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी एम ओ, इस ट्राइंगल में मुझे थीटा का ऑपोजिट साइड चाहिए, ये बी एम साइड चाहिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो आएगा बी एम अपॉन ऑपोजिट, और हाइपोटेनस कौन आएगा, ए बी या 2l आएगा, है ना। सो 2l को इधर लेंगे कि तो 2l इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, बी एम। सो ये आएगा 2l साइन थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये Q और ये 2l, Q इंटू 2l इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P, और ये कौन है E, और ये कौन है साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आई, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो ये होता है अगर टॉर्क को, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग कहाँ रखे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर क्या एक्ट होने वाला है, टॉर्क, और वो टॉर्क कितना होता है बोलो, PE साइन थीटा, इतना उसके ऊपर क्या एक्ट होता है, टॉर्क। ठीक है, चलो रुकते हैं हम लोग यहाँ पे।